हाय और दोबारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एफएमपी एफआरएम पार्ट 1 करिकुलम और सीएफए लेवल 2 करिकुलम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए। और आज का जो विषय है वो है स्वैप के ऊपर। स्वैप एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है जो आपके एफआरएम पार्ट 1 और सीएफए लेवल 1 सीएफए लेवल 2 दोनों में ही एक महत्वपूर्ण स्थान की भूमिका अदा करते हैं। उसी में स्वैप में अगर आपने देखा होगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप एक बड़ा मुद्दा है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक और अहम मुद्दा जो है वो है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। गार्प का किताब कह लो या आप कोई सीएफआई टेक्स्ट कह लो। गार्प ऑब्वियसली मैं एफआरएम पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। सीएफआई टेक्स्ट मैं वहां पे बात कर रहा हूँ सीएफए 1 और सीएफए 2 दोनों को मिला के। इन दोनों ही में जब मैं कंपैरेटिव एडवांटेज और इसकी एक्सप्लेनेशन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सशक्त नहीं है, इसमें थोड़ी सी इनसफिशिएंसी रहेगी, है इनकम्प्लीट है। और यही कारण है कि मैं आप सभी के लिए इसको थोड़ा सा डम डाउन और सरलीकरण का एक प्रयास लेके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता क्या है। तो देखिए, ये कंपैरेटिव एडवांटेज समझने के लिए आपको थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। पहली बात है कि कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट मार्केट के ऊपर ही लागू होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, जो स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप नहीं है, जैसे करेंसी स्वैप हो गया, जैसे वोलाटिलिटी स्वैप हो गया, या इक्विटी स्वैप स्वैप हो गया, तो इन सब में कंपैरेटिव एडवांटेज का सवाल नहीं आता है। कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट रेट स्वैप में ही लागू होगा। उसमें भी अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर भी अगर बात करेंगे तो कंपैरेटिव स्वैप मोर ऑफन देन नॉट, ज्यादातर केस में डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट स्वैप के लिए ही लागू होगा। ओके, जहां पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग इन दोनों का प्रावधान होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहां पे इसकी जेनेसिस को समझते हैं। तो जेनेसिस ये है कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज में कम से कम दो पार्टी चाहिए। ओके, और इन दोनों पार्टी में ही आपको एक चीज दिखेगा कि दोनों के पास ही फिक्स्ड मार्केट में और फ्लोटिंग मार्केट में, फिक्स्ड मार्केट में और फ्लोटिंग मार्केट में दोनों में ही बोरोइंग की स्कोप अवेलेबल है। मसलन अगर मैं यहाँ पे ए और बी ये दोनों पार्टी को ले लूँ, बिल्कुल इसी तरह पे जो आपके एग्जाम्पल के सामने है। ए के पास फिक्स बोरिंग का स्कोप है, ए के पास फ्लोटिंग बोरिंग का स्कोप है, और बी के पास भी फिक्स और फ्लोटिंग बोरिंग का स्कोप है। ओके, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये स्वैप में कंपैरेटिव एडवांटेज में होगा क्या कि यहाँ पे ये जो दो पार्टीज है, ए और बी, ये लोग आपस में एक स्वैप में एंटर करेंगे। क्यों एंटर करेंगे? क्योंकि इनके बीच में कुछ एडवांटेज है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में ही कुछ एडवांटेज है। दो जो एडवांटेज को ये लोग आपस में पूरी तरह से 50-50 करके बांट सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों एक कंपैरेटिव एडवांटेज में दो पार्टीज एंगेज्ड होंगे। और उसके लिए ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही समझा कि उसके लिए सबसे पहले उसका कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस लिहाज से कि अगर हम ए की बात करते हैं, अगर हम बी की बात करते हैं, ये ए और बी इन दोनों का ही एक कोई लायबिलिटी या तो चल रहा होगा। ओके, लायबिलिटी या तो चल रहा होगा, नहीं तो एक लायबिलिटी है जो कि वो डेफिनेटली निकालने। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इस लेंडर को बैंक के नाम से अगर समझता हूँ तो दिस इज अ बैंक फॉर पार्टी ए एंड दिस इज अ बैंक फॉर पार्टी बी। तो आप इस चीज को समझिएगा कि ये जो लायबिलिटी है, लेट अस कॉल दिस लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी। ओके, तो ये प्राइमरी लायबिलिटी या प्राइमरी लायबिलिटी प्राइमरी लेंडर के साथ होता है, तो ये प्राइमरी लायबिलिटी सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए ए और बी को कोई स्वैप के अंदर आने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि मन उठाए और चलो स्वैप कर लिया हम, वैसा नहीं होता। ठीक है, इनके लिए या तो एग्जिस्टिंग होगी, नहीं तो सिचुएशन ये होगा कि इनको इमीडिएट बेसिस पे कोई लायबिलिटी निकालनी होगी, मतलब कोई लोन निकालना होगा अपने रेस्पेक्टिव बैंक से। ठीक है, तो यहां से इसकी
शुरुआत होती है, जेनेसिस यहाँ से होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इस पूरे खेल में इनका सिचुएशन क्या है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं पार्टी ए की बात करता हूं, तो एक कॉन्स्ट्रक्ट आप लोगों के सामने रखा है जहां पे पार्टी ए अपने बैंक ए से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो कर सकता है, ओके, और नहीं तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो कर सकता है, ठीक है। उसी मार्केट में बी बैंक से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो कर सकता है, नहीं तो यहां पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे फ्लोटिंग रेट को हम लोगों ने लीबर पकड़ा है, लीबर आज की तारीख में एबॉलिश हो चुका है। लीबर की जगह पे कोई भी एक रेफरेंस रेट हो सकता है, एसओएफआर हो सकता है, यूरिबॉर हो सकता है, सोनिया हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस रेफरेंस रेट के साथ 100 बेसिस का स्प्रेड लगा के बी उतने से बोरो कर सकता है, ठीक है। ये इनकी आपस में ये वाला रिश्ते की हम लोग बात कर रहे हैं। या तो ये लोग फिक्स में बोरो कर सकते हैं, नहीं तो फ्लोटिंग में बोरो कर सकते हैं। अगर फ्लोटिंग में या फिक्स में बोरो करेंगे तो वो वाला रेट क्या होगा वो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए अगर ए और बी के बीच में स्वैप को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए ए और बी इन दोनों के पास ही प्रेजेंट डे में कोई लायबिलिटी होनी चाहिए, या कोई लायबिलिटी वो लोग अभी निकाल रहे हैं ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। ये नहीं होगा तो कंपैरेटिव एडवांटेज का स्वैप नहीं बैठ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जिस चीज के ऊपर ये खेल पूरा रचा गया है उस चीज को हम लोग पहले समझते हैं। अगर आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ए की हालत आपको दिखेगी बी के मुकाबले में दोनों ही मार्केट में सुपीरियर है। एम आई राइट? कैसे? क्योंकि फिक्स्ड मार्केट में भी ए बी से 2% इंटरेस्ट रेट कम से बोरो कर सकता है, इसका मतलब ए बी से 2% से सुपीरियर है, ठीक है। वैसे ही जो फ्लोटिंग मार्केट में अगर बोरो करेगा तो यहां पे भी ए बी से 1% से सुपीरियर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, ओके। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर कंपैरेटिव एडवांटेज करना होगा तो उसके लिए कोई एक पार्टी को एब्सोल्यूट एडवांटेज सबसे पहले होना होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर नहीं होगा तो वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल सही देखा कि यहाँ पे ए का वर्चस्व है बोथ फिक्स और फ्लोटिंग मार्केट में, बट सवाल यहाँ पे वो नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ से कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ से निकल के आता है। तो उसके लिए आपको एक टर्म का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे CSD, ओके। ये CSD का फुल फॉर्म हम लोग बोलेंगे क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल, ओके। और ये वही चीज है जो आपके न कि गार्प के टेक्स्ट में और न ही CFI के टेक्स्ट में इसकी कोई भी मेंशन है। और मैं थोड़ा सा हक्का बक्का था क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद ये देख रहा था और मैं थोड़ा सा मे बी बिकॉज मैं प्रैक्टिस में हूं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये जो जेनेसिस है, जेनेसिस समझाने से जो जहां से शुरुआत हुई है कि क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के तहत ही कंपैरेटिव एडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो मैं यहां से छोटे से इसको लिख लेता हूं एब्रीविएशन में कि एब्सोल्यूट एडवांटेज होनी चाहिए, CSD क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल होना चाहिए। ये दोनों चीजें होगी तभी मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। वो क्यों? और पहले CSD क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ए का बी के ऊपर 2% का क्रेडिट स्प्रेड है। आप बोलोगे ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वेल यहाँ से समझ में आता है कि वो वही लेंडर है, ठीक है। क्योंकि लेंडर को हम लोगों ने यहाँ पे ए का लेंडर अलग दिखाया है, बी का लेंडर अलग दिखा है, ऐसा नहीं है, ओके। इन ऑल लाइक्लीहुड ए और बी के लेंडर सेम हो सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर लेंडर सेम भी है तो भी वो लेंडर ए को 6% ही लगा रहा है और बी को 8% ही लगा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेंडर को शायद लगे कि बी की जो क्रेडिबिलिटी है वो ए से थोड़ी सी खराब है, और ये खराब होने के चक्कर में ही बी को वो 2% एक्स्ट्रा लगा रहा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ जाती है जब आप इसी चीज को एक्सटेंड करते हो फ्लोटिंग मार्केट में। लेकिन जब फ्लोटिंग मार्केट में देखते हो वहां पे द ट्रीटमेंट
डिफर्स कंप्लीटली। व्हाई? बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे वही क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल इज ओनली 1% एंड नॉट 2%। ओके, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल। मतलब मार्केट वही है, लेंडर भी वही है। लेंडर जब फिक्स रेट में लेंड कर रहा है तो 2% का क्रेडिट स्प्रेड लगा रहा है, लेकिन वही लेंडर जब फ्लोटिंग रेट में लेंड कर रहा है तो सिर्फ 1% का क्रेडिट स्प्रेड लगा रहा है। ठीक है, दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज मार्केट इनएफिशिएंसी। ओके, और ये मार्केट इनएफिशिएंसी ही है जो हमें मजबूर करती है कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ओके, तो अभी आपको समझ में आया कि कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए देयर आर टू कंडीशंस, प्री कंडीशंस रादर, कि पहला तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी एक पार्टी को होगा ही, हमारे केस में एक ही हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल होना चाहिए, जहां पे फिक्स्ड मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड के बीच में अंतर हो। इन दोनों की वजह से हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में इनएफिशिएंसी है, और जैसे ही ये इनएफिशिएंसी प्रूव होती है वहीं पे फिर ये कंपैरेटिव एडवांटेज की स्थापना की जाती है। ओके, तो इस चीज को आप सबसे पहले भली भांति गांठ बांध दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम जो यहां तक अगर आप लोगों ने हमने समझ लिया, तो इसके बाद ये है कि हम लोग इस कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट कैसे करें। तो चलो, हमने कंपैरेटिव एडवांटेज है ये तो हमें समझिए, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली हमने जैसे बोला था कि इन दोनों के बीच में कोई हम लोग एक स्वैप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, और उस स्वैप प्रोग्राम के तहत ये इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, यही हमारा माजरा है कंपैरेटिव एडवांटेज का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एफआरएम के कैंडिडेट हो या सीएफए लेवल 1 या सीएफए लेवल 2 के कैंडिडेट हो, उन इन दोनों को ही जो जेनेसिस है स्वैप और स्वैप के अंदर ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है उसको समझने की, वो शायद अभी यहाँ से क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद रखता हूँ इस चीज की। ये पेन मैंने इसलिए उठाया, या ये बीड़ा मैंने इसलिए उठाया है कि ना ही सीएफआई टेस्ट, एंड मेक नो मिस्टेक, I have utmost respect for both CFI and GARP. I am affiliated to both the institutes, so I have utmost respect for them. But मेरे ख्याल से ये एक, आप कह लो, लिमिटेशन है कि इसकी जेनेसिस को ही एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कोई भी किताब में नहीं किया है। मैंने बहुत इसकी छानबीन करी। तो चलिए, अगर यहां तक हमें समझ में आ गई है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। तो उस एक्सप्लॉइटेशन के लिए सबसे पहले आपको एक चीज तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए, और वो ये है कि अगर ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों मार्केट में है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, लेकिन ए का अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करेंगे, उसके साथ साथ अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की भी बात करेंगे, तो अब हम ये ध्यान पे देखेंगे कि कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए सिंपली क्या करते हैं, अगर इसकी सिर्फ मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो मैकेनिक्स ये होगा कि भैया इस पहले तो आपने इसका डिफरेंशियल निकाल लिया। ठीक है, कि ए को यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी मिल रही है, 2% की यहाँ पे, और यहाँ पे 1% की। दूसरा ये है कि आप सिर्फ इनका सिंपली इसका डिफरेंस ले लो, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1%। ठीक है, तो अब ये जो स्वैप होगा, ये स्वैप ऐसा होगा कि दोनों ही इस स्वैप का लाभ उठा पाए, मतलब दोनों को ही 0.5% और 0.5% का बेनिफिट हो। अगर ये होता है तभी ये लोग स्वैप में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, तो आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज की जो फॉर्मूला है या उसकी जो मैथ्स है, उसकी मैथ्स इतनी ही सिंपल है। ठीक है, आपको यहां से समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपके पास ये टेबल है, पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंशियल ले लो, इन दोनों का डिफरेंशियल ले लो। बिकॉज इन दोनों के डिफरेंशियल में फर्क है, इसलिए उस डिफरेंशियल का डिफरेंशियल जो है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसको सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, आपको यहाँ पे भली बात ही समझ में आया होगा कि अगर मान के चलते हैं कि बी की फ्लोटिंग बोरोइंग अगर लिबोर प्लस 200 बेसिस पॉइंट होता, यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट बोला गया है, अगर 200 बेसिस पॉइंट होता, तो यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल कितना बैठता, यू हैव गेस्ड इट राइट, यहाँ पे 2% बैठता। ठीक है, तो उस केस में फिक्स्ड मार्केट में भी 2% का क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल है, फ्लोटिंग मार्केट में भी 2% का क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल है। उस केस में कंपैरेटिव एडवांटेज कितना है, 0। ऑफ कोर्स वो 0 ही रहेगा, क्योंकि इसमें मार्केट में कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही मार्केट में
आपकी जो बी की जो रिस्पेक्ट है, बी की रिस्पेक्ट सेम है, दोनों ही मार्केट में बी की रिस्पेक्ट सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड दोनों ही मार्केट में, क्रेडिबिलिटी दोनों ही मार्केट में सेम। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं तो इसको हम लोग एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स जरूर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इस स्टेप को मेरे ख्याल से अगर मतलब मैं अगर समझने की बात करूं तो बेटर ये होगा कि आप अगेन इसको थोड़ा सा हम लोग चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग व्हाइट बोर्ड में ही लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारी ए है, ये हमारी बैंक ऑफ ए है, ए का बैंक है, और इसको हम लोग बैंक ऑफ बी बोलते हैं, ये हमारी पार्टी बी है। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा है वो डेटा ये है कि भैया ये दोनों पार्टी है, ये पार्टी ए 6% से बोरो कर सकता है, बी 8% से बोरो कर सकता है, कौन से मार्केट में, फिक्स मार्केट में। वैसे ए फ्लोटिंग मार्केट में लीबोर से बोरो कर सकता है, और बी लीबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट, मतलब लीबोर प्लस 1% से बोरो कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले तो देख लिया कि इनएफिशिएंसी है कि नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि नहीं, चेक वो हो गया। उसके बेसिस उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सीएसडी है कि नहीं, चेक वो भी हो गया। तो सीएसडी है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में इनएफिशिएंसी है, यस, चेक वो भी हो गया। अगर इनएफिशिएंसी है तो वहां पे कंपैरेटिव एडवांटेज ऑब्वियसली जीरो से बढ़ के आएगा, चेक वो भी देख लिया, सही है, तो तब हम इस स्वैप को अंजाम दे सकते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले यहाँ पे कोई लायबिलिटी होना आवश्यक है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट को समझिएगा, कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब हमने मन से स्वैप बना लिया, इसका कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनकी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। बहरहाल मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस मार्केट में एक कौन से रेट से बोरो करने की कोशिश करेगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, बिकॉज ए का एडवांटेज फिक्स मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा है, तो ए यहाँ पे 6% के हिसाब से बोरो करने की कोशिश करेगा। और उसी रीजन से बी जो है यहाँ पे फ्लोटिंग रेट, मतलब इस केस में हम लोगों ने लिबर को पकड़ा है, लिबर प्लस 1% के हिसाब से यहाँ से बोरो करने की कोशिश करेगा अपने बैंक से। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या बताया कि जब हमने ये सब चीजें एस्टैब्लिश कर ली तो तब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक स्वैप में एंटर करेंगे, आपस में एक स्वैप में एंटर करेंगे, जिस स्वैप के तहत ये लोग इस डिफरेंशियल एडवांट इस जो ट्रेड्स पे डिफरेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी जो स्वैप की जो परिभाषा है वो वैसे ही रहती है। तो अगर हम इस चीज को अंजाम दे तो सपोज ये है कि हमने मान के चलिए कि ए ने अपने बैंक से 500 मिलियन उठाया हुआ है, यूएस डॉलर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बी ने भी यहाँ पे 500 मिलियन उठाया हुआ है। फर्क ये है, ए 6% फिक्स के हिसाब से सर्व कर रहा है, बी लिबर प्लस 1% के हिसाब से सर्व कर रहा है। ये पहले होना होगा, ये होगा तभी कंपैरेटिव एडवांटेज की बारी आएगी। अब एक चीज हमारी तय हो गई, तो ए की बोरोइंग ये वाला है, बी की बोरोइंग ये वाली, ये एस्टैब्लिश है। कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होगा कि ये लोग अपनी बोरोइंग पैटर्न को ही चेंज करेंगे, और बोरोइंग पैटर्न को अगर चेंज करेंगे तो ए ने यहाँ पे कितने से बोरो किया था, 6% से, जो कि इसका फिक्स है, और बी ने कैसे फ्लोट किया था, फ्लोटिंग से किया था। ठीक है, तो अपने बोरोइंग पैटर्न को ही चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा है। तो उस केस में इफेक्टिवली, डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हम लोग, इफेक्टिवली इफेक्टिवली अब ए किस में बोरो करने की कोशिश करेगा, जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, ए अब लीबोर के एक केस में बोरो करने की कोशिश करेगा, और बी जो है फिक्स के हिसाब से बोरो करने की कोशिश करेगा।
एक्सक्यूज मी, ओके। बट अगर इसको ब्लेस मी, अगर इनको बोरो करना है फ्लोटिंग में या फिक्स में, तो कंपैरेटिव एडवांटेज की फायदे तभी होंगे जब इनकी बोरोइंग रेट, जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग रेट है, इससे इंप्रूव हो जाए। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ए को अगर अभी फ्लोटिंग में बोरो करना है इफेक्टिवली, तो ए को इस कंपैरेटिव एडवांटेज के स्वैप के तहत एक रेट ऐसा मिलना चाहिए जो लीबोर से भी कम हो इफेक्टिवली, और बी को अगर इस स्वैप में पार्टिसिपेट करना है तो बी को एक ऐसा रेट मिलना चाहिए जो कि 8% से भी कम हो। ठीक है, समझ में आया? तभी कंपैरेटिव एडवांटेज रंग लाए। ओके, अब अगर हम बताएं, चलो यहां तक समझ में आ गई, अब बताओ कि हमें इसमें फायदा कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना था, हमें कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वांटम निकालना था कि भाई कितने से एडवांटेज हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट एडवांटेज देखी कितना है। भाई फिक्स मार्केट में हमारी +2% यहाँ पे और +1% यहाँ पे है, और इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस निकाल लिया तो ये हमारी 1% हो गई। 1% का फायदा दोनों को ही अगर बराबर से होगा तो ऑब्वियसली 0.5% का फायदा सबको होगा। इसका मतलब ए की जो इफेक्टिव बोरोइंग होनी चाहिए वो अभी लीबोर -0.5% होना चाहिए, और बी की जो इफेक्टिव बोरोइंग होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 8% -0.5, मतलब 7.5% होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो कंपेरेटिव एडवांटेज रंग लाएगी, तभी तो ये स्वैप रंग लाएगा, है ना। माइंड यू, इस चीज में इस शब्द का इस्तेमाल जो है, इसको भली भांति ज्ञान में रखिएगा कि हम यहाँ पे जो फाइनली स्वैप की रेट बात कर रहे हैं वो इफेक्टिवली बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ए का जो रिलेशन अपने बैंक के साथ है वो अपनी जगह पे ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बी का भी जो रिलेशनशिप अपने बैंक के साथ है वो भी अपनी जगह पे है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ए की जो बैंक है, उनको ए और बी के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी स्वैप है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सेम इज द केस विद द बैंक जिस जहां से बी ने लोन उठाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बताया, ये जो बोरिंग होगी डायरेक्टली हम बात नहीं कर रहे, इफेक्टिव बोरिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे अगर ये चीज को समझ में आ गया हो कि अगर यहाँ पे माजरक होता है तो तभी ये कंपेरेटिव एडवांटेज रंग लाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी जब स्वैप करेंगे तो नोशनली कितना स्वैप करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। नोशनली सबसे पहले ये लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है 500 मिलियन को स्वैप कर लेंगे। ठीक है, ये नोशनल होगा, फिजिकल नहीं, ऑफकोर्स ये आप जानते हो। दूसरी बात है, इस स्वैप को वो लोग ऐसे ट्रीट करेंगे क्योंकि ए ने बी से, जैसे कि ए ने बी से फ्लोटिंग रेट से पैसे उठाया हुआ है। ठीक है, अगर ए ने बी से फ्लोटिंग रेट से पैसे उठाया हुआ है तो ए बी को कौन से रेट से पैसा देगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, लिबोर के रेट से पैसा देगा, है ना, लिबोर के रेट से पैसा देगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले बी के एंड से। ओके, तो यहां पे मैं जरा बी के एंड से इसको पहले समझा देते हैं। बी की जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है उसको जरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं। बी के पास पैसा कितना आ रहा है, ये लिबोर आ रहा है, चलिए ये प्लस हो गया। बी को देना कितना पड़ रहा है? बी को देना पड़ रहा है लिबोर +1% देना पड़ रहा है। चलिए ये भी समझ में आ गया, ये वाला। अब बी, ए और बी के बीच में जो स्वैप है उसके तहत ए अगर फ्लोटिंग रेट से बी को पैसा दे रहा है, इसका मतलब ए ने बी से लोन नोशनली फ्लोटिंग रेट में उठाया। इसका मतलब ये हो गया कि बी ने ए से फिक्स रेट पे लोन उठाया, है ना, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो अगर बी फिक्स रेट से लोन उठाता है तो बी यहाँ पे कुछ फिक्स रेट से पैसा भी देगा, और हमें वही वाला रेट निकालना है कि वो रेट कौन सा है। ठीक है, मान के चलते हैं जी, मान के चलते हैं कि वो रेट जो है एक्स है, क्योंकि हमें पहले तो पता है नहीं कि वो रेट कितना है, वो रेट एक्स है हमारा। ओके, अगर वो रेट एक्स है तो इन दोनों का ही, इन सब का अगर हम मेल करेंगे तो यहां पे इफेक्टिवली बी के पास रेट कितना होना चाहिए? 7.5% होना चाहिए। भाई ये 7.5% कहां से है? उसी की तो चर्चा कर रहे थे।
कि कंपैरेटिव एडवांटेज में उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था अपने मार्केट से विदाउट द स्वैप, उससे भी कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो उससे इंप्रूवमेंट कितना होगा, 8 से 0.5% निकल जाएगा जो उसकी बेनिफिट थी। तो उससे भी इंप्रूव होके नेट उसकी अगर ये रेट रहेगी तभी तो वो रंग लाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, बिल्कुल सही समझा, x की वैल्यू निकलेगी 6.5%, है ना। अब आप जरा मैथ को दोबारा समझिएगा। ओके, x की जगह पे आप 6.5% डाल के देखिए, तो इफेक्टिव रेट जो b का बैठता है वो बिल्कुल 7.5% बैठता है। क्या 7.5% इंप्रूवमेंट है 8 के ऊपर? जी हाँ, 7.5% इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग fixed rate of interest which B would otherwise will have to pay if it were going in that fixed rate market borrowing, है ना। तो this is an improvement. Okay, similarly अब ए की बारे में, ए की भी कैश फ्लो जरा देख लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ए इज एंड। ए के एंड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज पता होगा कि ए को मिल कितना रहा है, मेल को जा कितना रहा है। तो ए को मिल रहा है 6.5%, ए से जा रहा है कितना, 6%, और ए फिर से कितना जा रहा है अपने जेब से, और कितना जा रहा है, लिबॉर जा रहा है। तो उसका नेट इफेक्ट कितना हुआ, लिबॉर नेट इफेक्ट कितना दे रहा है ए, लिबॉर माइनस 0.5%, है ना। एग्जैक्टली यही वाला रेट। इज दिस एन इंप्रूवमेंट? ए कितने में बोरो कर सकता था स्वैप के बगैर, लिबॉर से बोरो कर सकता था, अभी कितने में बोरो कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज स्वैप, लिबॉर माइनस 0.5%। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए कैसे हम लोगों ने एक स्वैप क्रिएट किया जिस स्वैप से दोनों को ही फायदा हो, बोथ ऑफ देम बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस। ओके, बशर्ते आप इसको साइंटिफिकली समझिएगा। ठीक है, इसको साइंटिफिकली समझिएगा। तो चलिए मैं फिर से जरा टेक्स्ट में रिवर्ट करता हूं, 2-3 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं, आपको मजा आएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इस चीज को बिना रट्टा मारे, मेन चीज वही है कि बिना रट्टा मारे लॉजिकली समझिएगा, ताकि सोते हुए भी कोई आपसे अगर कंपैरेटिव एडवांटेज के स्वैप के क्वेश्चन पूछे, आप सोते हुए जवाब दे देना, नींद में जवाब दे देना। ओके, चलिए तो इसके बाद ये टेक्स्ट है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जरा वीडियो को पॉज करके ये टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। उसके स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं कि ए कैसे बोरो कर सकता है 6% में, बी कैसे बोरो कर सकता है 8% में, एब्सोल्यूट एडवांटेज कैसा है, फिर लिबर में कैसा है। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज ए का बैठता है बी के ऊपर, कंपैरेटिव एडवांटेज है कि नहीं कैसे निकालेंगे, तो ये सारा यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वही वाला स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर मैंने जस्ट अभी करके दिखाया कि ये मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे ये कंपैरेटिव एडवांटेज का स्वैप जो है ये एग्जीक्यूट होगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू दैट प्लीज गो थ्रू दिस टेक्स्ट मैन्युअली। जो मैंने समझाया था स्टेप्स वो मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको करके दिखाया। क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको पूरा उसका स्टेप्स दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन इसको एक बार जरा पढ़ लीजिए। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इतनी समझ में आ गई, अब मैं जरा मैकेनिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में टाइम कितना रहता है, मेरे ख्याल से अगर मैं FRM के एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे 2.5 मिनट्स मिलता है, और अगर CFE के एग्जाम दे रहा हूँ तो आज मुझे 1.5 मिनट्स मिलता होगा। मुझे जरा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने एग्जाम पास कर चुके बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या चेंजेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही कुछ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम लोग मैकेनिकली करते हैं अगर हमें लॉजिक समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, जी हाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज ए के पास बैठता है। चलिए तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज बैठता है क्या, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज चेक करेंगे। यहाँ पे 1.6% है और यहाँ पे 0.5% है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, CSD एग्जिस्ट करता है। CSD एग्जिस्ट करता है मतलब मार्केट में इनएफिशिएंसी है, मार्केट में इनएफिशिएंसी है मतलब हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, और कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए स्वैप हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा भाई, बड़ा आसान है, +1.6% है
प्लस 0.5 है, इनका पहले डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस हो गया 1.1% हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टीज में बांट देंगे, तो दोनों के पास ही कितने का बेनिफिट बैठेगा, 0.55% बेनिफिट बैठेगा। ए इस स्वैप के लिए तभी राजी होगा जब उसको इफेक्टिवली, मैं फिर से बात कर रहा हूं, अपने एब्सोल्यूट मार्केट में ए इस रेट से बोरो करेगा और बी इस रेट से बोरो करेगा, लेकिन स्वैप में वो लोग इफेक्टिवली इस मार्केट से बोरो करने की कोशिश करेंगे ए के लिए, और बी को इस मार्केट से बोरो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब इनके ऊपर इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि ये मार्केट में तो वो लोग ऐसे ही इस रेट से ले सकते हैं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस स्वैप के तहत एडिशनल बेनिफिट क्या उनको मिल रहा है, ठीक है। तो एडिशनल बेनिफिट कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से सीधा माइनस कर दो, तो लिबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, वहां से 0.55% माइनस कर दो, तो वो आपका कितना बैठेगा, मैं एल फॉर लिबर लिख रहा हूँ, एल माइनस 0.05 बेसिस बैठे, परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 0.05% या 5 बेसिस पॉइंट बैठे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कैसे होगा, लिबर प्लस 50 बेसिस मीन्स लिबर प्लस 0.5 माइनस 0.55, तो वो कितना होता है, एल प्लस एल माइनस 0.05। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बी को कितने का फायदा होगा, जी बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, बी को इफेक्टिवली, वर्ड इफेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट, 8.05 में आएगा। अगर ये होता है इफेक्टिवली तभी ये स्वैप रंग लाएगी, ठीक है। चलो ये अब ये समझ में आ गया, बस और क्या करना है, और बाकी तो अपनी जगह पे है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला एज इट इज रहेगा, लेंडर को 7% के हिसाब से यहाँ पे देना है ए को, वो तो अपनी जगह पे है, बी को अपने लेंडर को कितने में देना है, लीवर प्लस 1% के, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। अब इफेक्टिवली ये लोग अपने आप में स्वैप जो भी करेंगे, ओके, उससे इफेक्टिव रेट ये होना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए से बी के बारे में बात करें कि ए अब बी से फ्लोटिंग रेट पे पैसे उठा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट लायबिलिटी है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी में, वही तो स्वैप है मेरा। तो फ्लोटिंग रेट में अगर ए कन्वर्ट करेगा तो ए कितना देगा बी को, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहा, लिबोर के हिसाब से देगा। तो अब सबसे पहले बी के एंड से इसकी कैश फ्लो को नेट कर लेते हैं, ग्रॉस कर लेते हैं, तो बी के पास आ कितना रहा है, बी के पास एल आ रहा है, बी दे कितना रहा है, बी आपका एल प्लस 1% के हिसाब से बोल रहा हूँ, इतना दे रहा है, और बी को क्या देना पड़ेगा, क्योंकि बी अभी ये वाला पोर्शन ए का फ्लोटिंग है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो एक्स रेट में बोल रहा हूँ ये बी का फिक्स रेट होगा, ठीक है। तो बी और एक्स रेट से देगा, ठीक है। इन सभी का अगर मैं नेटिंग करूंगा, वो नेटिंग कितना होना चाहिए, 8.05 होना चाहिए, बस अब हिसाब लगा लो, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब हिसाब लगा लो, है ना, आसान है या नहीं है, आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, जी बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। अगर एक्स मतलब बी अगर 7.05, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 7.05 के हिसाब से ये लोन को सर्व कर रहा है, तो बी की एंटायर लायबिलिटी इफेक्टिवली कितने की हो गई, 8.05% की लायबिलिटी हो गई, है ना। क्योंकि फिर से देखो एल उसको मिल रहा है, तो ये एल यहाँ पे सर्व भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना सर्व कर रहा है, 1%, ये 1% 7.05 के साथ ऐड किया तो आपका इफेक्टिवली 8.05 ही बैठता है। तो ए के एंड पे देख लेते हैं भाई, ए के एंड पे इंप्रूवमेंट है, देख लो जरा, ए के एंड पे क्या होता है देख लेते हैं जरा, ए को आ कितना रहा है, 7.05, ए को देना कितना पड़ रहा है, 7 देना पड़ रहा है, और देना कितना पड़ रहा है, और लिवर देना पड़ रहा है, तो ए को इफेक्टिवली जो कॉस्ट बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, ये इसका इन है और ये आउट है, माइनस है ना, आउट की बात कर रहे हैं, ए को इफेक्टिवली कॉस्ट कितना बैठ रहा है, एल माइनस 0.05 इन परसेंटेज, है ना, हुआ, यही इसके एडवांटेज है, ओके। चलिए अब यहां से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, ओके।
देखिए एग्जाम में मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2.5 मिनट नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम को 1.5 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अगर कंपेरेटिव एडवांटेज कितना है ये अगर प्रॉब्लम आता है तो वो तो 30 सेकंड का भी मामला नहीं है, 15 सेकंड लगे। बाकी जो स्वैप डायग्राम क्रिएट करके वहां से पेमेंट्स को निकालना होता है उसके लिए 1 मिनट में एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ, 1.5 मिनट के अंदर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सीएफए लेवल 2 के सिलेबस में कंपेरेटिव एडवांटेज के क्वेश्चंस ऐसे क्या इस हिसाब से आ सकते हैं डेरिवेटिव सेक्शन में, आई डाउट, बट अगर आते हैं क्योंकि एफआरएम में आ सकते हैं, बट सीएफए के लेवल 2 के एग्जाम में आएंगे मुझे लगता नहीं है, बट अगर आता है आई एम श्योर आप इसको इस लिहाजे से इस कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, वहां पे भी आपको 90 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम को और ज्यादा ट्विस्ट कर लेते हैं। ओके, और ये ट्विस्टिंग में हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉस देखो ऐसा होता है कि रियल मार्केट में हम जो ए की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, ये कौन हो सकते हैं? ये आपके इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही होंगे, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेयर हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या दोनों ही पार्टी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ओके, नाउ उस केस में एक्सक्यूज मी, अगर दोनों ही पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उस माजरे में शायद एक स्वैप इंटरमीडियरी की आवश्यकता ना हो, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होता है उस केस में एक स्वैप इंटरमीडियरी ऑलमोस्ट आवश्यक बन जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज और एक आप चीज को समझिएगा कि जहां पे हम लोग स्वैप इंटरमीडियरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये सीसीपी बन के मतलब सेंट्रलाइज काउंटर पार्टी बन के स्वैप को एग्जीक्यूट करना ही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो स्वैप इंटरमीडियरी है दे आर ऑल्सो स्वैप डीलर। Now, the basic question that will be rankling your mind is that what is the purpose of a swap dealer between the parties A and B? Well, come to think of it, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ए बी को जाने ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके, ए को सिर्फ दिख रहा है कि भैया ऐसा है, मुझे इस रेट से फिक्स मार्केट में बोरो कर सकता हूँ और इस मार्केट में इस रेट से बोरो कर सकता हूँ, क्या इसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो सकता है? अगर ये सवाल लेके ए कोई स्वैप डीलर के पास पहुंचता है तो स्वैप डीलर के पास उसका आंसर होना लाजमी है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि स्वैप डीलर जैसे ए को ढूंढेगा, स्वैप डीलर वैसे ही बी को ढूंढेगा। इन अदर वर्ड्स, द स्वैप डीलर हियर इज गोइंग टू डू द जॉब ऑफ मैच मेकिंग एज वेल। ओके, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी डीलर फॉर दैट मैटर। ऑफ कोर्स उसके और भी कुछ अटखेले होते हैं और भी कुछ तरीके होते हैं, वो डिस्कशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ इतना हम लोग समझते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये पुराना वाला प्रॉब्लम वही पुराना वाला प्रॉब्लम ही है, लेकिन इसमें एडिशनल ट्विस्ट ऐसा है कि एक स्वैप डीलर है जो अब ये वाला काम करने के लिए 0.3% चार्ज करेगा। ओके, अब ये 0.3% जो चार्ज करेगा, इस केस में मैं अगर पूछूं कि आप मुझे स्वैप डायग्राम बना के दिखाओ या आप मुझे बताओ कि कैश फ्लोज कैसे होंगे, तो अब आपके सामने एक ऑब्वियसली एडिशनल चैलेंज आ गया, इस चीज का निवारण कैसे करें। ओके, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया है, सिर्फ उसमें जो भी एडजस्टमेंट स्वैप इंटरमीडियरी या स्वैप डीलर के तहत करना पड़ेगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एज बिफोर एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखा निकालेंगे, एब्सोल्यूट एडवांटेज में कौन विनर है, ए विनर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि भैया यहाँ पे सीएसडी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो पहले देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया था सीएसडी एग्जिस्ट एक्सरसाइज करता है, इस वाले प्रॉब्लम सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है, इसको दोबारा एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो कंपेरेटिव एडवांटेज है वो हो जाता है 1.1%। ओके, नाउ विदाउट द स्वैप इंटरमीडियरी, मतलब स्वैप इंटरमीडियरी नहीं है उस केस में स्वैप इंटरमीडियरी नहीं है, उस केस में हमने
देखा था कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अगर स्वैप इंटरमीडियरी 0.3% चार्ज करेगा तो उस केस में बेनिफिट्स क्या होंगे और उस केस में कौन किसको रेट से पैसा देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज कितनी है, 1.1% है। विदाउट द स्वैप इंटरमीडियरी, विदाउट स्वैप इंटरमीडियरी ये 1.1% कितने में दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही समझा, दोनों में ही 0.55% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन अब स्वैप इंटरमीडियरी आपके बीच में है, तो विथ स्वैप इंटरमीडियरी जो कि आपको 0.3% चार्ज कर रहा है, ये 0.3% किसके जेब से आएगा, ऑफ कोर्स इन दोनों पार्टी के जेब से आएगा। इन अदर वर्ड्स ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है इफेक्टिवली यहां से 0.15% ए को देना पड़ेगा और 0.15% बी को देना पड़ेगा, एम आई राइट। तो उस लिहाज से फिर इनका जो भी कंपैरेटिव एडवांटेज बैठता है वो अब 0.55 ना होके 0.40 होगा। ये ए के लिए भी होगा और ये बी के लिए भी होगा, एम आई राइट। इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इंटरमीडियरी फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसको फीस देनी पड़ेगी और वो फीस आएगा ये कंपैरेटिव एडवांटेज से। तो चलिए, अब अगर हम लोग यहां तक समझ में आ गए हैं तो रेस्ट ऑफ द मैथ इज अगेन वेरी इजी। हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि आफ्टर पेइंग द स्वैप इंटरमीडियरी इट्स रिक्विजिट फीस, the advantage that A will reap out of this whole process must be now equal to LIBOR plus 0.5 minus 0.4. In other words, this must be equal to LIBOR plus 0.1%. Okay, correct? Similarly, out here ये इसकी कॉस्ट हो गई, किसकी हो गई, ए की हो गई। ओके, सिमिलरली अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी को कितना देना होगा, बी की अभी नेट कॉस्ट कितनी बैठेगी 8.6%, ओके, माइनस 0.4%, मतलब ये 8.2% पे आना होगा इफेक्टिवली, ये बी की होनी चाहिए। ओके, देखिए क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट तो जरूर हुआ है, लेकिन इस केस में ए और बी दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। ओके, इन रियल वर्ल्ड हमेशा ऐसा नहीं होगा, इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जब अब इन दोनों के बीच में स्वैप डीलर है तो स्वैप डीलर कोर्ट को ऐसे ही प्रेजेंट करेगा। ओके, जहां पे ए को अब जो डिफरेंशियल एडवांटेज है वो 0.4 माइनस करना होगा यहाँ से आफ्टर पेइंग द स्वैप इंटरमीडिएट कॉस्ट, और बी को 0.4% माइनस करना पड़ेगा यहाँ से आफ्टर पेइंग द स्वैप इंटरमीडिएट कॉस्ट और फीस। Okay, so effectively, A should be borrowing at the rate of LIBOR plus 0.1%, while B should be borrowing at the rate of 8.2%. Okay, that's how the entire cash flow should be. तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसको सजा लेते हैं एज बिफोर। इनकी खुद की जो लायबिलिटी है वो अपनी जगह पे है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है भाई, है ना। तो ए को 7% के हिसाब से और बी को L प्लस 1% के हिसाब से अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स को पैसे देने होंगे। दे विल बी सर्विंग देयर लायबिलिटी एट द रेट्स that were contracted between their respective lenders. There is no alternate to that. There is no exception to that. Please bear this thing in mind. Okay? जो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इफेक्टिवली स्वैप को कंस्ट्रक्ट ऐसे करेंगे कि दोनों का फायदा हो जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0.3%, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही ऐसा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा ना, सबसे पहले आप एक काम कर लेना, ए से बी में ये जो लिबोर का डंडी है ये मार देना, क्योंकि फ्लोटिंग रेट जो है, फ्लोटिंग रेट तो वैसे ही देना पड़ेगा, फ्लोटिंग रेट से नीचे आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये स्वैप इंटरमीडियरी के पास जैसे ए दे देगा लिबोर के हिसाब से, स्वैप इंटरमीडियरी एज इट इज लिबोर के हिसाब से इसको पास कर देगा, और बी को अब हमें क्या निकालना होगा, ये वाला रेट निकालना होगा, सो दैट इफेक्टिव रेट 8.2% आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बी के एंड से बात करेंगे, ठीक है। अगर बी के एंड से बात करते हैं तो बी को मिल कितना रहा है, बी को एल मिल रहा है, बी को जा कितना रहा है, बी को जा रहा है एल प्लस 1% जा रहा है, और क्या जा रहा है, बी यहाँ पे फिक्स रेट से देगा, आई होप यू रिमेंबर। हम मान के चलते हैं कि वो x% है, हम लोग x% लिखेंगे, इन सभी का अगर नेट करेंगे तो वो आपका 8.2% होना ही होगा, तभी ये स्वैप रंग लाएगी, ठीक है, तभी ये
स्वैप रंग लाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे बी आपका 7.2% के हिसाब से अगर देता है तो देखो माजरा क्या बैठता है, माजरा क्या बैठता है देख लो। बी अगर 7 की वैल्यू अगर 7.2% होती है तो माजरा क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर बी 7.2% से देता है तो उसकी इफेक्टिव बोरोइंग फिक्स रेट में 8.2% पे आके रुक जाएगी। ठीक है, अब बी के एंड से हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब हम ए के एंड से कैलकुलेशन करेंगे। ए के एंड से कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे भाई, अब तो बिल्कुल सवाल सिंपल है। ए को कितना मिल रहा है वही हमें देखना है। सपोज हमें वाई मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए को देना कितना पड़ रहा है, ए को लिबर देना पड़ रहा है इस तरफ पे और 7% देना पड़ रहा है इस तरफ पे, और उनके एंड पे वाई कुछ आ रहा है। ओके, वो वाई क्या है मुझे पता नहीं, वाई कुछ आ रहा है, लेकिन इन सभी का अगर नेट करेंगे तो यहाँ पे उनकी मतलब जो ए की लाइबिलिटी है वो कितना होगा, लीबर प्लस 0.1% पे आके रुकनी चाहिए एज नेट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y की वैल्यू अगर 6.9% होती है तो देखो माजरा वहीं पे आता है। 6.9% अगर y की वैल्यू होती है तो यहाँ पे उसको अपनी जेब से कितना देना हो रहा है, उसके पास 6% से आ रहा है, 6.9% से आ रहा है, वो लिबर दे रहा है, और उसको एडिशनली फिर कितना देना पड़ रहा है, एल प्लस 0.1%। राइट, दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली पेइंग। 7% उसको यहाँ पे देना पड़ रहा है विच इज फंडेड बाय दिस 6.9%। तो एडिशनली जो 0.1% है वो उसके लिवर्स के साथ ऐड किया, तो यही ए की इफेक्टिव बोरोइंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, 7.2% माइनस 0.3% जो एक्चुअली स्वैप इंटरमीडिएट का फीस था वो भी 6.9% ही है। तो मुझे यहाँ तक कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने अगर यहाँ पे सही कर लिया, वहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे ये स्वैप इंटरमीडिएट का फीस को माइनस कर देना है, एंड देन यू विल गेट द फीस फॉर you will get the rate which you will get the fixed rate of interest that A would earn out of this swap from B. Okay, so अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लगा है तो आई वुड सजेस्ट कि इसको दोबारा 2-3 बार एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले अगर आपको कहीं और पे इससे ज्यादा अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन मिले तो आप मुझे प्लीज बता देना। ओके, क्योंकि नहीं है, मैंने ढूंढ के देखा है, ये गैप था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप सभी के लिए ये बनाऊं। तो चलिए यहां से अब हम एक आध प्रॉब्लम और करते हैं सो दैट ये मामला और अच्छी तरह से हम सभी के लिए सुधर के आ जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सीधा आपके करिकुलम से उठाया हुआ है। मैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के बुक्स कम यूज करता हूँ, एक्चुअली आई डोंट अनलेस अदरवाइज इट इज रिक्वायर्ड। Of course, some of the good problems are there in third-party providers as well, but I will definitely make a reference of those problems that I pick up from those third-party providers. But mostly, I refer to GARP for the problems. In fact, the question series at AB Foundation's end, most of the question series are a level or two, a notch or two above the GARP's question bank. Okay. तो यहाँ पे A और B फिर से दो कंपनी की बात की जा रही है, जहाँ पे A 4.3% से बोरो कर पा रहा है 5 साल के लिए, और नहीं तो फ्लोटिंग प्लस 30 बेसिस पॉइंट पे बोरो कर पा रहा है 5 साल के लिए। ओके, बी वहीं पे बोरो कितने पे कर रहा है, 5.9% पे बोरो कर पा रहा है 5 साल के लिए, और नहीं तो फ्लोटिंग प्लस 100 बेसिस पॉइंट पे बोरो कर पा रहा है 5 साल। स्वैप ट्रेडर आप हो, मतलब आप एक डीलर हो बेसिकली। आपको आप ए को भी जानते हो, बी को भी जानते हो, और आपको लगता है यहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंसी है, क्योंकि आपने इमीडिएटली देख लिया कि भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि 3 चीजें है ना हमने बात करी थी। सबसे पहले देखना होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी एक पार्टी को बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा
ओके, वो देखना होगा। उसके बाद हमें क्या देखना होगा कि भाई एब्सोल्यूट एडवांटेज तो बैठा, लेकिन सीएसडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो चेक करना होगा। अगर वो भी सही निकला तो फिर हम क्या बोलेंगे कि बॉस बिकॉज एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है, सीएसडी भी है, इसका मतलब मार्केट में इनएफिशिएंसी है, और इनएफिशिएंसी है तो फिर हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज लगा के एक स्वैप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम इस इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट करके दोनों ही पार्टी का भला कर सकते हैं। बस इतना ही माजरा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम कैसे करेंगे अभी इसको, सिंपल है। स्वैप ट्रेडर का यहाँ पे कुछ पैसा बनता है, हाँ 10 बेसिस पॉइंट का पैसा बनता है, तो बस कर लो इसको। अभी स्वैप को ड्रैगन को हमें बताना है, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि भैया दिया हुआ क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंपनी है, उसके बाद इस कंपनी को की बोरोइंग है, फिक्स्ड बोरोइंग और फ्लोटिंग बोरोइंग। ठीक है, तो कंपनी ए है, फिक्स बोरोइंग कितना है 4.3%, चलो। और कंपनी बी है, उसकी कितनी है 5.9%। फ्लोटिंग में कितना है भैया, फ्लोटिंग में कंपनी ए का है f plus 0.3. Now here I'm referring floating as f plus 0.3 because there is no mention of any reference rates. Okay, so you could assume this reference rate as anything, does not matter. I am assuming this as f just to generalize the whole problem. That's it. So A could borrow at the rate of f plus 0.3% in the floating market, while B can borrow at the rate of f plus 1%. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है। जी हाँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ए को मिल रहा है। क्या सीएसडी है, देख लेते हैं एक बार सीएसडी है या नहीं। यहाँ पे एक 1.6 है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.7, हाँ सीएसडी भी है। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है, सीएसडी भी है, इसका मतलब मार्केट में इनएफिशिएंसी है, मार्केट इनएफिशिएंसी है। अगर मार्केट इनएफिशिएंसी है तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सकता है। जी हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट किया जा सकता है। क्या स्वैप क्रिएट किया जा सकता है उसके लिए, जी बिल्कुल। तो एक इमीडिएटली देख लेते हैं कि उससे फायदा कितना होगा। तो फायदा यहाँ पे कितना होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे होगा 1.6 माइनस 0.7, हम लोग कर लेते पहले, वो कितना हो गया 0.9 हो गया। ठीक है, 0.9 हो गया। अब इस 0.9 से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग देखते थे कि अगर स्वैप इंटरमीडियरी नहीं रहता, विथ नो स्वैप इंटरमीडियरी, यहाँ पे दोनों का कितना फायदा होता है 0.45%, दोनों का ही फायदा होता, ए का भी फायदा होता, बी का भी उतना ही फायदा होता। लेकिन विथ स्वैप इंटरमीडियरी को कितना देना है 10 बेसिस पॉइंट देना है, मतलब 5 बेसिस पॉइंट दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे फायदा कितने का होगा, कंपेरेटिव एडवांटेज लगाया तो 0.4% इंटू 2, मतलब दोनों को ही 0.4% का फायदा होगा। ठीक है, यहां तक मैथ्स सही है, जी बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको अपने डायग्राम में उतार लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये इन दोनों के बीच में मैच मेकर है या स्वैप इंटरमीडियरी है, ए का भी बैंक है, और बी का भी बैंक है। ओके, अब बिकॉज ए को फिक्स वाले मार्केट में ज्यादा वर्चस्व है, तो ए फिक्स रेट में पैसा उठाएगा, मतलब ए अपने लायबिलिटी को 4.3% से एग्जीक्यूट करेगा। बिकॉज बी को फ्लोटिंग मार्केट में ज्यादा फायदा है, तो बी एफ प्लस 1% में यहां से इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस चीज को मत भूलिएगा, ये रिलेशनशिप चेंज नहीं होता। तो बी, ए की जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो फिक्स में है, बी की जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो फ्लोटिंग में है, और वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। ओके, चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब हम क्या देखना है, अब हमें इस स्वैप की गठन ऐसी करनी होगी कि ये पूरा माजरा जो है सबको बेनिफिट करे। और वो बेनिफिट कैसे होगा, भाई सिंपल है। बेनिफिट में हमें क्या देखना पड़ेगा,
कि ए इस स्वैप में तभी राजी होगा जब उसको इस वाले रेट से कुछ बेहतर मिले। कितना बेहतर मिले? स्वैप इंटरमीडिएट को पैसे देने के बाद अगर 0.4% का फायदा हो रहा है तो ए का नेट फायदा कितना होगा? ए का नेट फायदा होगा, या नेट फायदा मतलब नेट कॉस्ट कह लो, फायदा नहीं कहना चाहिए, नेट पेइंग कॉस्ट कितना होगा? एफ प्लस 0.3 माइनस 0.4, है ना, विच इज इक्वल टू एफ माइनस 0.1। ठीक है। सिमिलरली बी को कितना फायदा होगा? बी का फायदा मुझे यहाँ पे ये वाले मार्केट में देखना होगा, तो बी का यहाँ पे फायदा होगा 5.9। यहाँ से मैं 0.4 को निकाल दूं तो ये मेरा बैठेगा 5.5। तो इसका मतलब हो गया कि इस स्वैप की गठन और रचना हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों का नेट कॉस्ट एफ माइनस 0.1 बैठना चाहिए ए के लिए, और बी के लिए 5.5 बैठना चाहिए। बस इतना ही है। ओके। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने 10 बेसिस पॉइंट का जो माजरा है, इनका जो फीस है वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। तो क्या करेंगे? सिंपल है, एज यूजुअल एज बिफोर। ए को हम लोग पहले फ्लोटिंग रेट से पैसा देना होगा यहाँ पे बी को, क्योंकि स्वैप गठित करेंगे तो ए विल बी डीम्ड टू हैव बोरोड एट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बी, और जो स्वैप इंटरमीडिएरी है वही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बी को दे देगा। बस अब ये जैसे ही आपने एस्टैब्लिश कर दिया, नेक्स्ट वाला पॉइंट तो बहुत ईजी है। सबसे पहले बी का एंड से उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो बी एंड से कॉस्ट कैसे होगा? बी को कितना मिल रहा है? बी को एफ मिल रहा है। बी के जेब से कितना जा रहा है? बी के जेब से जा रहा है एफ प्लस 1%। ओके। और बी यहाँ पे फिक्स रेट से कितना देगा वही निकालना है ना। हाँ वो निकाल दो ना। बी अपने जेब से मान के चलो एक्स दे रहा है, पर इन सभी का नेट इफेक्ट कितना होगा? भाई इन सभी का नेट इफेक्ट जो है वो 5.5% होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4.5 निकल के आती है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि 4.5 जैसे ही आप करोगे, देखो माजरा वैसे ही बिगड़ गया एग्जैक्टली उसका जो नेट करोगे ये 5.5 पे ही आके लग जाता है, क्योंकि एफ एफ यहाँ पे कट जाएगा, बाकी बचा 1% यहाँ पे और 4.5 उसके साथ ऐड करेंगे, तो दिस विल नाउ बिकम 5.5%। ओके। तो अगर अब मैं, सॉरी, इस लिहाज इस लिहाज से देखता हूं तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि अगर बी, ओके, बी की हमने परिभाषा कर दी यहाँ पे, और अगर एस आई को इसने 4.5% दिया, एस आई अपना 10 बेसिस पॉइंट काट के अगर यहाँ पे 4.4% के हिसाब से ए को देता है, तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज जो ए की है, नेट बोरोइंग कॉस्ट एफ माइनस 0.1% हो गया। एम आई राइट? क्योंकि 4.4% इसको आ रहा है। अब ए के एंड से यहाँ पे कैलकुलेशन को जरा पुख्ता कर लेते हैं। ए को मिल कितना रहा है? 4.4%। जी बिल्कुल। ए के एंड से जा कितना रहा है? 4.3% इस तरफ पे, और एफ जा रहा है इस तरफ पे। ठीक है। इसको अगर नेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये मेरा हो जाएगा एफ माइनस 0.1% एज टोटल कॉस्ट। ओके। तो ये हो गया हमारा दो मेन प्रॉब्लम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। यहाँ पे मैंने फिर से गार्ग के 3 क्वेश्चंस और एक्चुअली इसके साथ जोड़े हुए हैं, जो कि मेरे लिहाज से एग्जैक्टली आपके कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। कंपैरेटिव एडवांटेज को मिक्स करके दो तीन और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डाला गया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जरा चर्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो है वो देख लेते क्या है, कि एक बैंक की यहाँ पे बात की गई है। बैंक
का काम है अपने लायबिलिटी साइड में डिपॉजिटर्स का पैसा रखना और अपनी एसेट साइड में लोन्स और एडवांसेस देना। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उस डिपॉजिटर्स के पैसे से बैंक को फंडिंग मिलती है और उस डिपॉजिटर्स के पैसे के फंडिंग के अगेंस्ट में बैंक डिपॉजिटर को ऑब्वियसली इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ओके, और जो लोन्स और एडवांसेस बैंक बोरोवर को देते हैं उस लोन्स और एडवांसेस से बैंक को इंटरेस्ट की इनकम अर्निंग होती है। ओके, यही बैंक का हिसाब किताब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बैंक एक फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट देती है। बहरहाल जो डिपॉजिटर्स है उनका जो पैसा लगता है इसमें वो फ्लोटिंग रेट पे रहता है, ये यहाँ पे कहा गया है। लेकिन जो लोन्स और एडवांसेस उसने किया है वो फिक्स्ड रेट में किया है। तो यहाँ पे क्या क्या रिस्क बैंक उठा रही है और उसका निवारण या मतलब उसका हेजिंग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को समझते हैं कि डिपॉजिटर्स को पैसा मिल रहा है फ्लोटिंग पे, मतलब बैंक लायबल है डिपॉजिटर्स को फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, और बैंक के पास जो पैसा आ रहा है बोरोवर से इंटरेस्ट के तौर पे वो फिक्स्ड रेट से हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो प्रमुख प्रॉब्लम है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन मिसमैच प्रॉब्लम। ये ड्यूरेशन मिसमैच प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो डिपॉजिट है टिपिकली वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहती है। ओके, और जो लोन और एडवांसेस बैंक मुहैया करवाती है अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर को, वो लोन्स और एडवांसेस लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इसमें जैसे ही ड्यूरेशन मिसमैच आता है तो बैंक को सबसे बड़ा खतरा रहता है लिक्विडिटी प्रेशर का। क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर्स कभी भी आके अपना पैसा उठा सकते हैं और उस हिसाब से बिकॉज उनकी डिपॉजिट शॉर्ट टर्म की है और वो पैसा कभी भी उठा सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में या चेकिंग अकाउंट से। तो बैंक के पास उतनी लिक्विड पैसा होनी चाहिए जिससे वो डिपॉजिटर्स की मांग को रिडीम कर सके। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो वही होगी कि ड्यूरेशन मिसमैच का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है, उस प्रॉब्लम की भी हम समस्या समझ गए, और वो है बेसिकली डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट कहाँ से होगा? क्योंकि ये बोरोवर ने पैसे उठाए हैं। अगर बोरोवर पैसा टाइम पे नहीं दे सकता है तो बैंक के एंड पे वो एक डिफॉल्ट करार दिया जाएगा, और खूब सारे डिफॉल्ट अगर होते हैं तो ऑब्वियसली बैंक के केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो संख्या है, अमाउंट है, वो बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही बैंक के लिए खतरा है। इस दोनों का निवारण क्या स्वाप के थ्रू हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। कैसे? तो अब हम पहले इस चीज को समझते हैं ऐसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन मिसमैच का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बैंक क्या करेगी? बैंक एक स्वाप काउंटर पार्टी के साथ डील पे आएगी। ओके, कह लो कि स्वाप इंटरमीडिएरी या स्वाप डीलर के पास डील पे आएगी, जहां पे बैंक इस स्वाप डिपॉजिटर को, मान के चलो कि टोटल उनका लोन पोर्टफोलियो $500 मिलियन का। ओके, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, और डिपॉजिट्स भी यहाँ पे हम लोग 500 मिलियन की कल्पना कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट मैच तो कभी होगा नहीं, बट हम जस्ट प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैंक एक स्वैप इंटरमीडिएरी या स्वैप डीलर के साथ एक नोशनल प्रिंसिपल जिसकी वैल्यू $500 मिलियन है उसकी एक कल्पना करेगी, जहां पे इस स्वैप इंटरमीडिएरी को बैंक कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देगी, और ये स्वैप इंटरमीडिएरी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक को पैसा देगा। यही ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है जो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को देंगे। क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब आप इंटरेस्ट सर्व करते हो तो उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो क्या होगा। ओके, क्योंकि उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले बैंक यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा जब वो स्वैप इंटरमीडिएरी के साथ एक ऐसे डील में जाएगा जिस डील में स्वैप इंटरमीडिएरी एक $500 मिलियन का जो है यहाँ पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। एक इस $500 मिलियन का जो पोर्टफोलियो है उसको लेंगे, उसको लेके फिर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे उसको पैसा देंगे। ये फिक्स्ड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई? यहाँ से आएगा जो इसके बोरोवर्स है, बोरोवर्स ने इनको फिक्स पेमेंट करने हैं,
इसी का एक अंश जो है वो एक अंश बैंक स्वैप इंटरमीडियरी को पास ऑन करेगा, और जो स्वैप इंटरमीडियरी है या स्वैप डीलर है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा भरेगा और वही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बैंक डिपॉजिटर्स के लिए यूज करेगा। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो उस केस में आपकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने की चांसेस होती है फ्लोटिंग रेट की वजह से वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हेज हो गई। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने एक स्वैप यूज करके। सेकेंडली, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है डिफॉल्ट का। तो उस केस में भी बैंक एक और काम कर सकती है, क्योंकि डिफॉल्ट कहां से होगा, आपने बिल्कुल सही समझा, ये बैंक है और ये बैंक के बोरोवर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट का खतरा बोरोवर से है। इस डिफॉल्ट के खतरे को कम करने के लिए बैंक एक स्वैप डीलर से यहां से सीडीएस खरीद सकता है। सीडीएस का मतलब हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। मेरे जो अदर वीडियो लेक्चर्स है उसके ऊपर मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के ऊपर खूब चर्चा करी थी। ये एक इंश्योरेंस टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सीडीएस जैसे ही लेगा तो उस केस में बैंक इस सीडीएस के केस में एक प्रीमियम भरता रहेगा, और उसका शर्त ये होगा कि अगर किसी वजह से इस डिपॉजिटर के एंड पे कहीं पे भी अगर एक डिफॉल्ट होता है, मतलब एक बोरोवर अगर अपना पैसा देने में असमर्थ हो जाता है, तो उसकी वजह से बैंक को जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई ये स्वैप डीलर अपने सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस लॉस को कॉम्पेंसेट करेगा। ओके, तो ये देखो, ये दोनों ही केस में हमने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की कल्पना करी जिससे बैंक अपने रिस्क को हेज कर सकता है। दूसरा सवाल यहां पे बताया गया है कि द कोट्स फॉर 5 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिड 3.2% है, आस्क 3.254% है। What swap would be entered into by a company that can borrow for 5 years at 4.2% per year would want to borrow at a floating rate? What rate of interest does the company end up borrowing at? तो यहाँ पे एक चीज फिर से समझिएगा कि यहाँ पे एक कंपनी है जिसकी कल्पना की गई है, और इस कंपनी का एक लेंडर है जिस लेंडर के साथ कंपनी डील कर रही है। यहाँ पे अगर कंपनी बोरो कर रही है इस लेंडर से, तो उस लोन को कंपनी सर्व कर रही है एट द रेट ऑफ 4.2% पर ईयर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ओके, 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे ये इसको डील को काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोर्ट्स फॉर 5 ईयर्स इंटरेस्ट रेट स्वैप पर अच्छा, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर मैं ये समझूं कि ये ऑलरेडी बैंक इससे, ये कंपनी इससे 4.2% के हिसाब से फिक्स्ड बोरो कर सकता है, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि बैंक या सॉरी ये कंपनी एक और स्वैप डीलर के साथ काम क्यों करना चाहेगा। जी हाँ, यहाँ पे स्वैप डीलर के साथ काम इसलिए करना चाहेगा क्योंकि स्वैप, अगर बैंक को खतरा है कि अगर कल की तारीख में मार्केट में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नीचे की तरफ जाता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है, तो ऑब्वियसली उस केस में बैंक अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट जो वो पे कर रहा है, बैंक उस केस में रिलेटिव बेसिस पे ओवर पे करेगी। तो उस ओवर पे करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा उस कंपनी के लिए। उस चीज को हेज करने के लिए कंपनी क्या करेगी, इफेक्टिवली, डायरेक्टली नहीं, इफेक्टिवली वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से एक स्वैप डीलर से वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या वो बोरो कर पाए। क्योंकि देखिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर वो बोरो कर सकता है तो उस केस में ये स्वैप डीलर उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे पैसा देगा। ओके, और वही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक यूज करेगा, कंपनी यूज करेगी अपने बोरो, अपने लेंडर को, मतलब बैंक को लोन चुकता करने के लिए, जो कि फिक्स है। तो ये वाला भी फिक्स इनकम है, फिक्स है, और ये वाला भी फिक्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो स्वैप डीलर है। देखिए, स्वैप डीलर का मतलब क्या हो गया कि ये भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास, जब भी एक बड़े इंस्टीट्यूशन स्वैप डीलर का काम करती है तो वो बिड साइड और आस्क साइड दोनों का ही कोट आपको दिखाएगी। ये नियम है। ओके, और बाय डिफॉल्ट कोई भी डीलर का जो बिड कोट है वो आस्क कोट से कम रहेगा। ओके, और ये जो कोट है, ये कोट हमेशा फिक्स रेट होता है। ये जो कोट होता है ये हमेशा फिक्स रेट कोट होता है। मतलब हम स्वैप के एंगल से बात करेंगे तो इसको हम लोग स्वैप फिक्स्ड रेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे माजरा क्या बताया गया कि एक स्वैप डीलर है जो अपना बिड साइड 3.2 में बता रहा है और आस्क साइड 3.24 में बता रहा है।
अब यहाँ पे बिड और आस्क को एक बार एक टाइम के लिए भूल जाइएगा और एक चीज को समझिएगा कि डीलर कभी भी कोई भी धंधा लॉस में नहीं करेगा, ये इम्पॉसिबल है डीलर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीलर अगर कभी भी फिक्स रेट एक्सेप्ट करेगा, अगर डीलर फिक्स रेट एक्सेप्ट करेगा किसी स्वैप में, इसका मतलब डीलर फ्लोटिंग रेट में पे करेगा। तो डीलर अगर कहीं पे भी फिक्स रेट को एक्सेप्ट करेगा, वो ज्यादा रेट में एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर मुझे डीलर को फिक्स रेट से पे करना है तो मैं उसके आस्क रेट यानी कि 3.25 और 24 से मैं पे करूंगा। ओके, और वहीं पे अगर मुझे डीलर से फिक्स रेट में लेना है तो डीलर हमेशा ये छोटा वाला कोट मतलब बिड कोट से पैसा देगा। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये कंपनी इस डीलर के साथ एक स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करती है जिसकी वजह से वो मार्केट की फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही अगर कैप्चर करना चाहता है इन द एंटिसिपेशन कि मार्केट में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नीचे की तरफ आएगा, तो उस केस में अपने लायबिलिटी को वो इनडायरेक्टली ट्रांसफर करना चाहेगा जो कि वो फिक्स रेट में कर रहा था बाय पेइंग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीविंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट इस केस में कंपनी को जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3.2% से। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब देखो हमने क्या क्या कर लिया। हमने अगर इस कंपनी के एंड से इसकी कैश फ्लो की पूरी अगर हमने कल्पना करी तो इसको भी देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये अभी दे रहा है 4.2% पे, क्योंकि ये इसका बैंक के साथ इसका अरेंजमेंट है, वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। ये दे रहा है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है किसको, स्वैप डीलर को। और इसके पास पैसा आ रहा है एक फिक्स पैसा 3.2% के हिसाब से आ रहा है पैसा। तो इसका नेट कॉस्ट कितना बैठा, इसका नेट कॉस्ट बैठा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह सेम प्रॉब्लम है। इसी सेम प्रॉब्लम में अभी हमें क्या बताया गया कि कंपनी बोरो कर सकती है फ्लोटिंग रेट पे। ओके, इन द अबव प्रॉब्लम कंपनी कैन बोरो एट फ्लोटिंग रेट प्लस 50 basis point, okay, but wants to borrow for 5 years at fixed rate. What swap should the company enter into? What rate of interest does the company end up borrowing? यहाँ पे ये जो पिछला वाला प्रॉब्लम था इसको पूरी तरह से हम लोगों ने रिवर्स कर दिया है। ओके, और इस केस में हम क्या बता रहे हैं, हम वही कंपनी की बात कर रहे हैं। ये कंपनी अपने बैंक, इसका बैंक है, इस बैंक से वो बोरो कर रहा है कितने में, फ्लोटिंग प्लस 50 बेसिस पॉइंट, मतलब फ्लोटिंग प्लस 0.5% के हिसाब से वो बोरो कर रहा है। लेकिन उसको खतरा क्या है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा सकती है ना, तभी खतरा है। पिछले वाला प्रॉब्लम में क्या था, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन इस वाले में खतरा क्या है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उस केस में ऑब्वियसली वो क्या व्यू लेगा, स्वैप डीलर के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट व्यू लेगा। ओके, स्वैप डीलर के साथ ऑपोजिट व्यू क्या लेगा, वो ये कोशिश करेगा कि एक स्वैप में है वो ऐसा एंटर करे जहां पे स्वैप डीलर उसकी ये फ्लोटिंग रेट ऑफ लायबिलिटी को उठा ले और वो स्वैप डीलर को एक फिक्स रेट ऑफ पैसे से इफेक्टिवली पेमेंट करता रहे। ओके, तो अगर वो है तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर से इस चीज को समझिएगा कि अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कंपनी को स्वैप डीलर को पैसा देना है तो कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, 3.24%। ओके, क्यों, क्योंकि ये उसकी आस्क साइड है और हमने जैसे पहले ही बताया था कि डीलर कभी भी धंधा लॉस में नहीं करेगा। इस केस में अगर डीलर को फिक्स रेट में लेना है पैसा तो वो ज्यादा रेट में देगा, और डीलर को अगर फिक्स रेट से पैसा देना है तो वो कम रेट में पैसा देगा। तो इस केस में बिकॉज फिक्स रेट से पैसा कंपनी से डीलर के पास आ रही है तो वो 3.24% से उसके पास आएगा जो कि उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में डीलर क्या करेगी, डीलर फ्लोटिंग रेट से पैसा देगी और वही फ्लोटिंग रेट ऑफ पैसे से यहाँ पे वो उसको सर्व करेगा। तो अब इसकी नेट बोरोइंग कितनी हो गई, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी नेट बोरोइंग या नेट कॉस्ट अगर कंपनी के एंगल से देखते हैं तो ये आपका हो गया, कैलकुलेट कर लो कि उसको आ रहा है फिक्स फ्लोटिंग रेट से पैसा आ रहा है और वो दे रहा है फ्लोटिंग प्लस 0.5% से पैसा दे रहा है। ओके, और वो एक फिक्स भी पैसा दे रहा है 3.24% से, राइट। इसको सबको अगर हम नेट करेंगे
तो नेटिंग में उसकी जो नेट कॉस्ट बैठेगी वो बैठेगी आपकी 3.24 प्लस 0.5% का जो स्प्रेड है, मतलब उसका नेट कॉस्ट बैठेगा 3.74। ओके, ये इसके आंसर होगी। ये दोनों ही केस में देखिए हम लोगों ने कैसे स्वैप डायग्राम, तीनों ही जो प्रॉब्लम है दे आर उम्दा क्वालिटी के गार्प एफआरएम लेवल के क्वेश्चंस हैं। सीएफए के लेवल के क्वेश्चंस ऑब्वियसली इनसे थोड़े से इंफीरियर होते हैं, सो मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर एफआरएम के लेवल पे ये क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप समझ के भली भांति आंसर कर सकते हो, आई एम श्योर आपके लिए बाकी चीजें केक वर्क के बराबर होगी। नॉट टू से कि सीएफए के लेवल 2 कैंडिडेट्स इसको फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिए। ये आपके एग्जाम के तौर पे भी ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, ये क्वालिटी क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। चलिए, अब हमारी लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। एक छोटा सा मैंने एक थर्ड पार्टी से उठाया हुआ ये प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इंस्पायर्ड है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से उठाया हुआ प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मैंने उठाया नहीं है, तो उसी के हिसाब से हमने बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज टोटल जो है ये +2% यहाँ पे, कंपेरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज में ए का वर्चस्व है और कंपेरेटिव बेसिस पे बी का वर्चस्व है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपेरेटिव एडवांटेज आके आता है वो होता है आपका 1.5%, जो कि दोनों में स्प्लिट हो जाएगा ए और बी में। ए को मिलेगा 0.75% और बी को मिलेगा 0.75%, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, यही इसका आंसर मांगा था कि टोटल बेनिफिट क्या है, वो हमने टोटल बेनिफिट निकाल दिया और उसके बाद दोनों में स्प्लिट कर दिया 0.75% और 0.75% से। अब इसकी अगर हम लोग इसको स्वैप को अगर कंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम ये और ये दोनों स्वैप काउंटर पार्टी को पहले एकत्रित कर लेते हैं और रेस्पेक्टिव बैंक्स को भी यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं, ये ए का बैंक और ये बी का बैंक हो गया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डेजिग्नेट दिस एज बैंक ऑफ ए एंड दिस इज बैंक ऑफ बी। ओके, एंड बिकॉज ए की कंपैरेटिव बेसिस पे इस वाले मार्केट में एडवांटेज है, तो इनिशियली वो इस रेट से बोरो करेगा, मतलब वो फिक्स रेट से अपनी लायबिलिटी को यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, जो कि 10% के हिसाब से है। फॉर द सेम रीजन बी अपने बैंक में ये वाले रेट से सोफर +1% के हिसाब से यहाँ पे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा, जो कि एक फ्लोटिंग लाइबिलिटी, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, अगर अब इनको कंपैरेटिव एडवांटेज का फायदा उठाना है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे सीएसडी है, क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल है, क्रेडिट स्प्रेड डिफरेंशियल है तो मतलब मार्केट इनएफिशिएंसी है, मार्केट इनएफिशिएंसी है तो उसको कंपैरेटिव एडवांटेज के तहत स्वैप क्रिएट करके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे स्वैप क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज है कि हमने यहाँ पे एक स्वैप डीलर को भी बिठाया हुआ है जो 50 बेसिस पॉइंट चार्ज करेगा, जो कि 50 बेसिस पॉइंट चार्ज करेगा, ठीक है। तो अब हम उसका डायग्राम बनाएंगे कि किसको क्या पैसा वगैरह मिल रहा है इसका। तो सबसे पहले 50 बेसिस पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। सबसे पहला जो है 50 बेसिस पॉइंट लिख लो और ये वाला डायग्राम क्रिएट कर लो, ठीक है। अब ये स्वैप में एंटर करने का मतलब ये है कि अब ए चाहेगा कि इसको यहाँ पे कुछ फायदा हो और बी चाहेगा उसको यहाँ पे कुछ फायदा हो, तभी ये कंपैरेटिव एडवांटेज का स्वैप के लिए फायदे का होगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ए यहाँ पे सोफर के हिसाब से पैसा देगा और जो स्वैप डीलर है, स्वैप डीलर, ओके, ये वही सोफर यहाँ पे पास ऑन कर देगा, यही सोफर इसको पास ऑन कर देगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये विदाउट डीलर मार्जिन है। डीलर मार्जिन अगर यहाँ पे हटा दिया तो ए की कंपैरेटिव एडवांटेज यहाँ पे 0.5 बेसिस होगा, 0.5% होगा और बी की भी उसी लिहाज से 0.5% होगा। आई होप यू नो दैट, बिकॉज 25 बेसिस का इनको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे बी के एंड से हम लोग देख लेते हैं कि उसको टोटल बेनिफिट वगैरह क्या मिल सकता है। तो पहले कैश फ्लोज को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बी के पास आया कितना, बी के पास आया सोफर, बी को देना कितना है, बी को देना है सोफर +1%,
बी यहाँ पे फिक्स में पैसा दे रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज द वेरी बेसिस ऑफ दिस कंपैरेटिव स्वैप. वी हैव टू फाइंड आउट दिस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसको हम लोग एक्स डिनोट करते हैं, है ना. एक्स अगर डिनोट कर दिया तो देखो बी कितना दे रहा है, फिर एक्स दे रहा है. ठीक है. अब इन सभी को अगर हम ग्रॉस और नेटिंग अप करेंगे तो उससे बी को फायदा कितना होना चाहिए. बिल्कुल सही समझा हमने. बी को यहाँ पे फायदा होना चाहिए 12% -0.5, मतलब उनकी नेट कॉस्ट जो है बी की 11.5% होनी चाहिए, है ना.